हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएएस एग्ज़ाम। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो के अंदर अपनों ने चैप्टर नंबर 3 के फाइनल पार्ट जो था हमारा उसको कंप्लीट किया था, राइट। तो आज दोस्तों अपने चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा सैंक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, इसका रिवीजन करेंगे, राइट। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और जो पूरा चैप्टर जो है दोस्तों हमारा सैंक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, इसके अंदर जो पूरा क्रक्स जो है पूरे चैप्टर का, जो इंपॉर्टेंट बातें थी जो मुझे लगती है और जो एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है, कुछ फैक्चुअल बातें जो हैं वो मैंने 12-15 पॉइंट इसके बनाए हैं, राइट। तो दोस्तों थ्योरेटिकल चैप्टर था पूरा। इसके अंदर दोस्तों जो थ्योरेटिकल जो बातें थी जो हमने प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर पढ़ी है उनको मैंने इसके अंदर से एक्सक्लूड कर दिया है, राइट। तो दोस्तों थोड़ी सी कंसेप्चुअल बातें, थोड़े से फैक्ट, थोड़ी सी ऐसी लाइनें जो एग्जामिनेशन में एग्जामिनर पूछ सकता है, वो सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर इंक्लूड करी है, राइट। तो दोस्तों इस पूरे स्लाइड को आप वन लाइनर मान सकते हो, इंपॉर्टेंट नोट्स मान सकते हो, शॉर्ट नोट्स मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, राइट। और दोस्तों जब 5, 7, 8 चैप्टर हो जाएंगे हमारे, फिर अपने एक साथ क्या सबके MCQs करेंगे, राइट। लगभग 70, 80, 100 MCQs करेंगे, तो ये चीज़ें एक बार और रिवाइज हो जाएगी, यस और नो। फिर दोस्तों पक्का हो जाएगा, कोई भी सवाल हमसे पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में तो हम वी आर एबल टू डू क्वेश्चन, राइट। एंड तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए दोस्तों चैप्टर नंबर 3 है सैंक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर। नंबर 1 बात है दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ कौन कौन है। पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्या होता है, जो दोस्तों संवैधानिक है। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी मतलब जो एग्जीक्यूट करती है काम को। संवैधानिक दोस्तों, संवैधानिक रूप से एग्जीक्यूट कौन करती है, ऐसी अथॉरिटी कौन है, राइट। तो दोस्तों संवैधानिक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी वो होती है जिनका संविधान के अंदर चर्चा है, ठीक है। दोस्तों संविधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों एक ऐसी किताब है जिसके बेस पे क्या है, जिसके द्वारा कोई भी देश चलता है। एक वैधानिक किताब है, एक कानूनी किताब है जिसके अंदर नियम कानून लिखे गए हैं, जिसके अंदर पूरा प्रोसेस लिखा गया है जिससे भी किसी भी देश को चलाया जाता है, राइट। तो दोस्तों उस किताब के अंदर जिन लोगों की चर्चा है वो है सारे क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं वो, राइट। वो सारे कौन है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं जिनकी चर्चा संविधान के अंदर है, यस और नो। अब देखिए दोस्तों किसके अंदर है, कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। और दोस्तों संविधान के अंदर क्या है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की चर्चा है, राइट। दोस्तों एग्जीक्यूटिव पावर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो वेस्टेड किस में है, प्रेसिडेंट में, राइट। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो प्रेसिडेंट को दी गई है, राइट। और दोस्तों MOD के केस में ये पावर जो है एक्सरसाइज की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, राइट। दोस्तों गवर्नमेंट की जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो प्रेसिडेंट के अंदर वेस्टेड है, लेकिन जो MOD के अंदर है वो प्रेसिडेंट ने क्या है दोस्तों आगे पावर को ट्रांसफ़र कर दिया। इसको बोलते हैं दोस्तों डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, राइट। तो MOD के केस के अंदर पावर एक्सरसाइज की जाती है MOD के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, राइट। दोस्तों इजी लग रही है ये चीज़ें, हमने बहुत बार पढ़ ली तो हमें इजी लगने लग जाएगी। दोस्तों एक टाइम ऐसा आएगा जब ये चीज़ें आपको बोरियत लगने लग जाएगी, राइट। तो ऐसा बोलोगे यार ये तो हमें आता ही है, वापस क्यों पढ़ रहे हैं, राइट, यस और नो। तो देखिए दोस्तों गवर्नमेंट के सभी एग्जीक्यूटिव एक्शंस पर एक्शन जो है प्रेसिडेंट के नाम पर लिए जाते हैं, राइट। दोस्तों प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाते हैं, लेता कौन है दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर और उसके कैबिनेट मंत्री पार्लियामेंट के अंदर, यस और नो। तो 1 नंबर पॉइंट समझ में आया। 2 नंबर पे चलिए दोस्तों, बिना फाइनेंशियल एडवाइज़र की कंकरेंस के कोई भी ऑर्डर जिसमें रेवेन्यू के अबंडनमेंट की बात हो इशू नहीं किया जा सकता। दोस्तों कोई भी ऑर्डर आ गया, राइट, कोई भी ऑर्डर आ गया उसके अंदर रेवेन्यू के अबंडनमेंट की बात हो। रेवेन्यू के अबंडनमेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, अबंडन का मतलब क्या होता है, छोड़ना, त्याग करना, राइट। दोस्तों कोई लोग जो होते हैं, कोई भी मान लो जैन धर्म से हैं, बौद्ध धर्म से या कोई और भी धर्म से लोग हैं जो, उन्होंने क्या कर दिया, सांसारिक मोह माया छोड़ दी, राइट। दोस्तों जैसे अपने पढ़ते हैं गौतम बुद्ध ने, ठीक है, और भगवान महावीर ने, राइट। तो इन लोगों ने क्या है कि सांसारिक मोह माया छोड़ दी। तो इन्होंने क्या कर दिया दोस्तों, अबंडन कर दिया, राइट, त्याग कर दिया। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या सेंस लेंगे हम, रेवेन्यू का अबंडन हो गया, मतलब रेवेन्यू को छोड़ने की बात है, ठीक है। तो दोस्तों अगर ऐसा कोई लेटर आता है, अगर ऐसा कोई ऑर्डर आता है तो वो दोस्तों बिना फाइनेंशियल एडवाइज़र की कंकरेंस के इशू नहीं किया जा सकता। उसके अंदर दोस्तों फाइनेंशियल एडवाइज़र की कंकरेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों पैसे से रिलेटेड मामला है, और पैसे से रिलेटेड मामला है, और अगर कोई रेवेन्यू नहीं ले रहा, पैसा नहीं ले रहा, तो भैया स्टेट को लॉस हो सकता है। तो इसलिए फाइनेंशियल एडवाइज़र की इसके अंदर कंकरेंस की ज़रूरत है, यस और नो। 3 नंबर देखिए दोस्तों, MOD हैव पावर्स टू क्रिएट पोस्ट्स ऑफ सिविलियन ऑन पे ऑफ लेस देन रुपीज़
2750 पर मंथ फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर्स। अब दोस्तों एमओडी को क्या है, एक स्पेशल पावर्स दी गई है और ये प्रीवियस के एसएस एग्जामिनेशन में ये सवाल पूछा भी गया है। ठीक है, तो दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को क्या पावर दी गई है कि वो क्रिएट कर सकता है पोस्ट को, किसके, सिविलियंस की, राइट। और दोस्तों उनको तनख्वाह कितनी देगा, वो 2750 रुपये प्रति महीना से कम की तनख्वाह होगी। और उनका दोस्तों जो टेन्योर होगा, टेन्योर का मतलब होता है कार्यकाल, उनका दोस्तों टेन्योर जो है, उनका जो काम करने की जो पीरियड है, जो अवधि है, वो होगी दोस्तों 2 साल से कम, राइट। तो 3 नंबर समझ में आई दोस्तों, बातें कनेक्ट कर पा रहा हूँ आपसे मैं। 4 नंबर पे चलिए, अ सम ऑफ ₹2 करोड़ पर फाइनेंशियल ईयर इज प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ द एमओडी टू इनेबल नॉन रिकरिंग पेमेंट्स। तो दोस्तों हर साल क्या होता है, डिफेंस का बहुत सारा बजट आता है, ठीक है, लाखों करोड़ों रुपए गवर्नमेंट के द्वारा पास किए जाते हैं, डिफेंस को दिए जाते हैं, राइट। लेकिन दोस्तों एक क्या है, वो तो होते हैं रिकरिंग टाइप के नेचर के खर्चे, ठीक है। जो दोस्तों बजट आया है, तो बहुत सारा बजट आया, लाखों करोड़ रुपए आया है, उसके अंदर बहुत सारे पे एंड अलाउंसेस हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी हमें खरीदनी है, वेपन्स हमें खरीदनी है, जहाज़ खरीदने हैं, राइट। तो तमाम तरीके के दोस्तों वेपन्स, ऑर्डिनेंस का सामान है, राइट। तो तमाम तरीक़ों की चीज़ों पे खर्च होते हैं, पे एंड अलाउंसेस पे, पेट्रोल डीजल, हर तरीके के तो डिफेंस पे। लेकिन दोस्तों क्या होता है, कई प्रकार के जो खर्चे हैं वो जो नॉन रिकरिंग टाइप के खर्चे हैं, ठीक है। जो पूरा वीडियो जो पढ़ा था उसके अंदर हमने एक लिस्ट पढ़ी थी, ठीक है। तो किस किस प्रकार के क्या नॉन रिकरिंग टाइप के खर्चे हो सकते हैं, यस और नो। तो दोस्तों वो जो नॉन रिकरिंग टाइप के जो खर्चे होंगे, उनके अंदर क्या होगा कि उन नॉन रिकरिंग टाइप के खर्चों के लिए 2 करोड़ रुपए प्रति फाइनेंशियल ईयर, दोस्तों 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का हमारा एक फाइनेंशियल ईयर काउंट होता है। तो उस फाइनेंशियल ईयर के लिए 2 करोड़ रुपए जो है नॉन रिकरिंग पेमेंट के लिए दोस्तों चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ को दोस्तों 1 करोड़ 50 लाख के रुपए में रूप में दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों हमने पढ़ा था ट्रॉफीज़, फ्लैग्स, ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट के अंदर डोनेशंस देना, राइट। तमाम तरीके के दोस्तों मिसलेनियस खर्चे पढ़े थे, यस और दोस्तों मिसलेनियस खर्चों के अंदर हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, जो 1 करोड़ होगा इसका तो 15% खर्च किया जा सकता है, और बाकी दोस्तों 50 लाख जो है इनके 10% जो है मिसलेनियस टाइप के खर्चों पे खर्चा किया जा सकता है। दोस्तों मिसलेनियस टाइप के खर्चे कौन से थे, कुली हायर कर लिया, ठीक है, ग्रेटिट्यूड टू सर्वेंट्स, राइट। तो इस प्रकार के खर्चों को क्या बोला जाता है, मिसलेनियस टाइप के खर्चे, यस और नो। और लास्ट में दोस्तों हमने क्या पढ़ा, द अनस्पेंट बैलेंस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विल लैप्स टू द गवर्नमेंट। और दोस्तों साल के अंत में, साल के फाइनेंशियल ईयर के अंत के अंदर जो अनस्पेंट बैलेंस है 2 करोड़ था दोस्तों, 1 करोड़ 90 लाख रुपए खर्च कर दिया, 10,000 रुपये, 10 लाख रुपए क्या है बच गए दोस्तों, ठीक है। 1 करोड़ 90 लाख खर्च कर दिया, 10 लाख रुपए बच गए, और दोस्तों फिर क्या होगा, ये गवर्नमेंट को लॉप्स कर जाएगा, राइट। तो ये गवर्नमेंट को क्या कर जाएगा, लैप्स कर जाएगा, राइट, मतलब ये गवर्नमेंट के खाते में वापस चला जाएगा। 5 नंबर में देखिए फ्रेंड्स, कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ ट्रैवल रेगुलेशंस वाली। दोस्तों ट्रैवल रेगुलेशंस हमारी एक किताब है जिसके अंदर टीआर के नियम लिखे गए हैं, ठीक है। तो उसके अंदर जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ जो हैं, राइट, जो कोई भी काम को, कोई भी ऑर्डर को सेंक्शन करने वाली जो अथॉरिटी जो हैं, ट्रैवल रेगुलेशंस वाली अथॉरिटी जो हैं, वो क्या करती है, फाइनेंशियल एडवाइजर्स से कंसल्ट करके 200 रुपये के नीचे के पैटी नेचर के ट्रैवलिंग अलाउंस के क्लेम जो है वो सेंक्शन कर सकती है, ठीक है। तो एक डेटा ये याद रखना है आपको, क्या याद रखना है दोस्तों, दोबारा सुनिए, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है कौन सी, ट्रैवल रेगुलेशंस वाली, टीआर वाली, वो क्या करेगी, फाइनेंशियल एडवाइजर्स से कंसल्ट करके, जो उनका फाइनेंशियल एडवाइज़र होगा, राइट, जो उनके डिफेंस अकाउंटिंग सर्कल के अंदर जो फाइनेंशियल एडवाइज़र होगा, वेदर दैट इज़ PCDA CDA, वेदर दैट इज़ IFA, राइट। तो कोई सा भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि IFA और PCDA CDA जो है, वो कल मेरे पास कमेंट आया था एक कि सर IFA क्या काम करता है, तो दोस्तों फाइनेंशियल एडवाइस का काम करता है, ठीक है। और इसी चैप्टर के अंदर दोस्तों हमने पढ़ा कि PCDA CDA भी एज ए क्या फाइनेंशियल एडवाइज़र की भूमिका निभाते हैं, राइट। तो क्या करते हैं दोस्तों, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो ट्रैवल रेगुलेशंस वाली है, वो फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके 200 रुपये के नीचे के नेचर के पेटी नेचर के क्लेम जो है ट्रैवलिंग अलाउंस के, वो सेंक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों 200 रुपये के जो यहाँ पे बोल दिया, तो बहुत सारों के दिमाग में ये आया होगा कि सर ट्रैवलिंग अलाउंस 200 रुपये का, ठीक है, ये कौन सा ट्रैवलिंग अलाउंस हुआ, ठीक है, इससे तो ज़्यादा का ही होना चाहिए, 200 रुपये लेगा ही कौन। तो दोस्तों जो 200 रुपये यहाँ पे बात लिखी गई है, वो पूरा जो ट्रैवलिंग अलाउंस का क्लेम है हमारा, उसकी बात नहीं बोली गई है, ठीक है। तो दोस्तों 200 रुपये पूरी टीए क्लेम की अमाउंट नहीं है, बल्कि टीए क्लेम का ऐसा पोर्शन है जिस पर गवर्नमेंट ने पावर डेलीगेट नहीं की है। दोस्तों मान लो मेरा 20,000 रुपये का क्लेम था, ठीक है, तो उसके अंदर क्या है 19,900 रुपये जो है
उस पर सेंक्शन है, ठीक है, गवर्नमेंट ने सभी पावर डेलीगेट कर रखी है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है। लेकिन दोस्तों जो 100 रुपये बचा इसके ऊपर मैंने कुछ ऐसी चीज़ क्लेम कर दी जिसके ऊपर क्या पावर डेलीगेट नहीं की है, ठीक है। दोस्तों इस प्रकार के जो क्लेम होंगे, जैसे 100 रुपये है वो 200 रुपये के नीचे ही है, तो वो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है एफए से कंसर्न करेगी, फाइनेंशियल एडवाइज़र से, और उसको क्या है सेंक्शन कर देगी। यस और नो दोस्तों, 5 नंबर पॉइंट तक समझ में आए? यस और नो। आगे चलिए दोस्तों, देखिए 6 नंबर में क्या बोला गया, किसी भी मद पर पैसा खर्च करने के लिए जिस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की सेंक्शन चाहिए उसी की सेंक्शन मान्य होगी। दोस्तों किसी भी आइटम पे, किसी भी प्रोजेक्ट पे, किसी भी मद पे, राइट, आपको पैसा खर्च करना है, राइट, तो जिस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की सेंक्शन चाहिए, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उस एक्सपेंडिचर को खर्च करने के लिए कॉम्पिटेंट है, आपको उसी की सेंक्शन ही लानी पड़ेगी, राइट। किसी भी दोस्तों सबऑर्डिनेट अथॉरिटी की सेंक्शन आप इंस्टॉलमेंट में नहीं ले सकते, राइट। तो दोस्तों इसका दूसरा नाम जो है, इसका सिनोनिम जो है, इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ सेंक्शंस, राइट। इसको बोलते हैं दोस्तों स्प्लिटिंग ऑफ सेंक्शंस, स्प्लिट कर दिया सेंक्शंस को, राइट। दोस्तों मुझे 5 लाख रुपए का सामान खरीदना था और मेरा दोस्तों कोई CFA था, राइट। CFA दोस्तों वो क्या था, कैप्टन की रैंक का था, राइट। CFA जो था दोस्तों कैप्टन की रैंक का था, राइट। तो लेकिन दोस्तों कैप्टन की रैंक जो है, मान लो CFA था वो, तो उसको 5 लाख की पावर नहीं डेलीगेट की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, यस और नो। तो उसके बाद दोस्तों क्या है, कैप्टन जो है अपने हायर ऑफिशियल जो है लेफ्टिनेंट कर्नल के पास जाएगा, जस्ट हायर अथॉरिटी के पास, राइट। तो दोस्तों लेफ्टिनेंट कर्नल क्या देखेगा कि भैया ये 5 लाख ये तो मेरी भी पावर में नहीं आ रहा, राइट। तो फिर ये दोस्तों किसके पास जाएंगे, कर्नल के पास जाएंगे, राइट। अब दोस्तों कर्नल देखेगा कि यार ये 5 लाख तो मेरी पावर में भी नहीं आ रहा, तो ये दोस्तों इससे कर्नल से ऊपर किस में जाएंगे, इससे और हायर रैंक में जाएंगे, राइट, ब्रिगेडियर के पास जाएंगे, यस और नो। तो दोस्तों ये क्या है, हायरार्की चलती रहती है, जिस CFA की पावर में आएगा उसकी पावर में क्या है वो सेंक्शन हो जाएगी। इसको 5 लाख को 1-1 लाख करके, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख करके आप क्या स्प्लिट नहीं करवा सकते, राइट। 7 नंबर देखिए दोस्तों, जब भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सेविंग्स को रीअप्रोप्रिएट करना चाहती है टू मीट एक्सेस एक्सपेंडिचर, दोस्तों कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो सेविंग्स को क्या है रीअप्रोप्रिएशन उसका करना चाहती है। रीअप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, कोई भी पैसा जो है किसी भी हेड के अंदर बच गया, ठीक है, तो दोस्तों सेम ग्रांट के दूसरे हेड के अंदर कि उसका जो एक्सपेंडिचर हेड था उस पर खर्चा ज़्यादा हो गया, राइट। तो दोस्तों सेविंग जो है एक्सेस एक्सपेंडिचर को क्या बैलेंस कर सकती है, राइट। तो उसके लिए क्या है दोस्तों, कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है सेविंग्स को रीअप्रोप्रिएट करवाना चाहती है टू मीट एक्सपेंडिचर। अगर अमाउंट दोस्तों 500 से ज़्यादा है तो IAFA 497 जो है फॉरवर्ड किया जाता है PCDCDA को, ठीक है। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी दोस्तों वो क्या करेगी, IAFA 497 जो है PCDCDA को फॉरवर्ड कर देगी, ठीक है। अब दोस्तों PCDCDA के पास 2 रास्ते हैं, या तो वो पॉजिटिव रेस्पॉन्स देगा कि हाँ आपके हेड में पैसा पड़ा है, आपके हेड में पैसा रखा है, तो आप इसको रीअप्रोप्रिएट कर दीजिए भैया, ठीक है, तो वो रीअप्रोप्रिएशन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगर PCDCDA से क्या है नेगेटिव रेस्पॉन्स जो आता है, तो उस केस में क्या है आपको सेंक्शन चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ठीक है। 2 बातें होगी, पॉजिटिव आ गए तो ठीक है, नेगेटिव आ गए तो सेंक्शन चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, यस सुनो। फिर भी दोस्तों अगर अर्जेंट है तो CFA खर्च कर देगा पैसा, ठीक है, और दोस्तों वो एक रिपोर्ट बनाएगा और सारे रीजंस उसके साथ अटैच करेगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पोस्ट सेंक्शन के लिए चली जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ भी हो सकती है। दूसरा देखिए दोस्तों 500 रुपये से नीचे का रीअप्रोप्रिएशन है तो बिना PCDCD के रीअप्रोप्रिएट हो सकता है, ठीक है दोस्तों। 500 रुपये से नीचे का अगर रीअप्रोप्रिएशन करना है उन्हें तो क्या है बिना PCDA के, उसकी सहमति के, उनको बिना बताए भी क्या है रीअप्रोप्रिएशन हो सकता है, राइट। 8 नंबर देखिए दोस्तों, सेंक्शंस एंड ऑर्डर्स किसके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, सर्विस हेडक्वार्टर के, DGOF डायरेक्टर जनरल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और DGAFMS डायरेक्टर जनरल आर्मड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज आर कम्युनिकेटेड बाय FADS टू द PCDCDA। तो दोस्तों ये बहुत बड़े रैंक के अधिकारी है, GOI है, सर्विस हेडक्वार्टर, DGOF, DGAFMS, ठीक है। वो दोस्तों क्या है इनके सेंक्शन और ऑर्डर्स जो हैं वो क्या है FADS के द्वारा PCDCDA को भेजे जाते हैं, ठीक है। और दोस्तों इनसे लोअर जो अथॉरिटी है, लोअर अथॉरिटीज़ के सेंक्शन या ऑर्डर डायरेक्ट कम्युनिकेट किए जाते हैं PCDCDA को, ठीक है, क्योंकि दोस्तों उसके अंदर FADS को नहीं इन्वॉल्व किया जाता। इससे नीचे के जो अथॉरिटीज़ जो हैं उनको क्या है डायरेक्ट कम्युनिकेट कर देंगे PCDCDA को, यस और नो। आगे चलिए दोस्तों 9 नंबर पे, लेटर इशू कौन करता है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या सर्विस हेडक्वार्टर, ठीक है। लेटर इशू किया है किसने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या सर्विस हेडक्वार्टर में, जिसमें क्या है दोस्तों पेमेंट के ऑथराइजेशन, पैसे को ऑथराइज करना है, या दोस्तों कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन की बात है। फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन का मतलब है कि उसके अंदर पैसे से रिलेटेड कोई बात है, राइट, जिनको PCDCDA को भेजना है।
दोस्तों लेटर इशू किया है किसने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या सर्विस हेडक्वार्टर में, ठीक है, जिसमें पेमेंट के ऑथराइजेशन या फाइनेंशियल इम्प्लीमेंटेशन की बात है, ठीक है भैया, समझ में आता है, जिनको पीसीडी सीडीओ को भेजना है, ठीक है। तो दोस्तों जो पीसीडी सीडीओ को भेजेंगे जो लेटर, वो इंक साइंड होने चाहिए, नंबर 1 बात, ठीक है। दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या सर्विस हेडक्वार्टर के लेटर जो हैं वो पेमेंट के, जिसमें पेमेंट के ऑथराइजेशन या फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन की बात है, राइट, तो दोस्तों उनको क्या है, पीसीडी सीडीए को इंक साइन कॉपी उनकी भेजनी पड़ेगी, ठीक है। और दोस्तों पीसीडी सीडीए से नीचे की अथॉरिटी को भेजना है, राइट, तो उनको क्या, साइक्लोस्टाइल सिग्नेचर चलेगा। साइक्लोस्टाइल सिग्नेचर का मतलब उसकी फ़ोटोकॉपी भी आप भेज सकते हो, यस और नो। तो दोस्तों 9 नंबर समझ में आया, राइट। आगे चलें 10 नंबर पे। 10 नंबर देखिए दोस्तों, डेट ऑफ इफेक्ट ऑफ अ सैंक्शन। दोस्तों कोई भी सैंक्शन आ गई, सैंक्शन क्या होती है, एक कागज़ का टुकड़ा है जो आपको ऑथोराइज करता है कोई भी काम करने के लिए, ठीक है। तो ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट दे बियर अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। अब दोस्तों कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर जो है वो जिस डेट को आ गया, जो डेट वो बियर करता है, दोस्तों मान लो लेटर 1 नवंबर का साइन हुआ है, ठीक है, तो उस दिन से क्या है वो सैंक्शन जो है इफेक्ट में आ जाएगी। अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड का मतलब है कि उसके अंदर बशर्ते ये चीज़ें ना लिखी हो कि ये सैंक्शन क्या है, कब आएगी। जैसे दोस्तों आरटीआई एक्ट के अंदर हम पढ़ते हैं कि जो आरटीआई एक्ट लागू हुआ था उसकी 2 डेट्स हैं हमें, ठीक है। एक तो दोस्तों जिस टाइम उसको पास कर दिया गया, ठीक है, पार्लियामेंट से राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो गए, ठीक है, तो उसके दोस्तों कुछ टाइम बाद, लगभग 120 दिन बाद क्या है वो एक्चुअल में इफेक्ट में आया, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जिस दिन को वो लागू हो गया, पास हो गया, तो उस दिन को सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को क्या है बोल दिया गया, भैया आरटीआई एक्ट पास हो गया, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लो, लोग आ रहे हैं सूचना मांगने के लिए, ठीक है। फिर दोस्तों क्या है 120 दिन का टाइम दिया गया और 120 दिन के बाद क्या है उनके बहुत सारे क्लॉज जो हैं इफेक्ट में आए, राइट। तो ये वही था कि अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, कि भैया जिस तारीख को साइन हो गया कुछ क्लॉज उस डेट को आ सकते हैं, राइट, या सारा ही उस डेट को आ जाएगा, या कोई अदर डेट जो है उस पर स्पेसिफाई कर देंगे, राइट। 11 देखिए दोस्तों, लैप्स ऑफ अ सैंक्शन। सैंक्शन कब दोस्तों, कब लैप्स कर जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों इसका एक टाइम पीरियड होता है, राइट। इसके अंदर दोस्तों कुछ अपनों ने जो कॉन्ट्राडिक्टरी जो थे कि कौन सी सैंक्शन लैप्स नहीं होगी वो बातें भी पढ़ी थी, राइट। तो देखिए कोई भी फ्रेश एक्सपेंडिचर की सैंक्शन जिस पर 1 साल तक एक्ट नहीं हुआ वह लैप्स कर जाएगी अनलेस इट इज़ स्पेसिफिकली नीडेड। दोस्तों कोई भी फ्रेश एक्सपेंडिचर, राइट, कोई भी फ्रेश एक्सपेंडिचर है दोस्तों, फ्रेश एक्सपेंडिचर का मतलब है किसी भी हेड से दोस्तों अभी तक पैसा नहीं निकला है, ठीक है, मतलब पूरा मान लो 1 लाख रुपए अलॉट हुआ, ठीक है, तो दोस्तों वो क्या है उसमें से कोई भी खर्चा आपने नहीं किया, और दोस्तों किसी भी आइटम पे खर्च करने के लिए आपके पास उसकी सैंक्शन है, ठीक है। अब दोस्तों आप 1 साल तक अगर ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते हो, अगर 1 साल तक आप ऐसी चीज़ें नहीं करते हो, आप खर्चा नहीं कर सकते हो, नहीं करते हो, तो साल के एंड में क्या वो सैंक्शन लैप्स कर जाएगी, ठीक है, जब तक कि क्या उसको रिन्यू नहीं किया गया हो, राइट। 12वां देखिए दोस्तों, 1 साल का पीरियड सैंक्शन की लैप्स वाला कैलकुलेट होगा जिस डेट को सैंक्शन इश्यू हुई है। तो दोस्तों जो 1 साल का पीरियड है आपको फाइनेंशियल ईयर नहीं मानना है, राइट। दोस्तों अगस्त को सैंक्शन इशू हुई है तो अगले अगस्त को लैप्स होगी, ठीक है, दिसंबर में हुई है तो अगले दिसंबर को, राइट। तो मतलब क्या है 12 महीने काउंट करने हैं आपको जिस डेट को सैंक्शन इफेक्ट हुई है, राइट। 13 नंबर पे देखिए दोस्तों, इन द केस ऑफ परचेज ऑफ स्टोर्स अ सैंक्शन शुड बी डीम्ड टू हैव बीन एक्टेड अपॉन। यदि टेंडर्स एक्सेप्ट हो गया हो या इंडेंट होगा या इंडेंट प्लेस हो गया हो, राइट। अब दोस्तों क्या है अगर आप स्टोर परचेज कर रहे हो, ठीक है, तो उसकी सैंक्शन क्या है, शैल बी डीम्ड टू हैव बीन एक्टेड अपॉन, मतलब उसकी सैंक्शन पे एक्ट ले लिया गया है, राइट। कब माना जाएगा, यदि टेंडर एक्सेप्ट हो गया हो, ठीक है। तो दोस्तों इसके अंदर ये लाइनें क्यों दी है, क्योंकि ऐसा सवाल मान लो पूछ ले कि कोई भी टेंडर एक्सेप्ट हो गया या इंडेंट प्लेस हो गया है तो क्या सैंक्शन इफेक्ट हो गई, सैंक्शन पे एक्ट हो गया, ये सही है बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों हम ऐसा सोचते हैं कई बार, मान लो स्टोर के बारे में परचेज करना है हमें, राइट। तो दोस्तों स्टोर परचेज करना है, मुझे भी मान लो दोस्तों टीवी परचेज करना है, राइट, ये एग्जांपल ले लो आप। तो दोस्तों टीवी परचेज करना है तो ऐसा नहीं है टीवी की मैं पेमेंट कर दूं और टीवी मेरे घर पे आ जाए, तभी जो है वो सैंक्शन जो है मेरे जो फादर ने मुझे सैंक्शन मान लो 20,000 रुपये 30,000 रुपये जो सैंक्शन करे थे वो माने जाएंगे, ठीक है। एक प्रकार की सैंक्शन थी 30,000 रुपये का चेक, राइट, कि मतलब 30,000 रुपये मैंने दे दिए और टीवी मेरे घर पे आ गया, तभी क्या ये सैंक्शन मानी जाएगी कि 30,000 रुपये लग गए या सैंक्शन हो गए। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। जिस टाइम पे मैंने दुकानदार से डील कर ली, राइट, जिस टाइम से दोस्तों मैंने टेंडर प्लेस कर दिया, राइट, मेरा टेंडर प्लेस हो गया, राइट, तो दोस्तों उस डेट से क्या है कि वो माना जाएगा कि जो सैंक्शन जो है एक्सेप्ट हो गई, ऐसा इसके अंदर बोल दिया,
राइट, मतलब टेंडर एक्सेप्ट हो गया, मतलब पेमेंट नहीं हुई है अभी, टेंडर एक्सेप्ट हुआ है कि मतलब मुझे 50 टीवी की रिक्वायरमेंट थी। तो मैंने क्या किया दोस्तों, ऑनलाइन जाके क्या है उसको टेंडर खोल दिए। उसके टेंडर खोलने के बाद दोस्तों कोई पर्टिकुलर कंपनी को टेंडर अलॉट हो गया, राइट, वो मुझे टीवी सप्लाई कर देगी। या दोस्तों सेंटर परचेज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंडेंट प्लेस कर दिया आपने कि हाँ मुझे 50 टीवी की रिक्वायरमेंट है, ये स्पेसिफिकेशन है। ये दोनों चीज़ें करते ही सैंक्शन क्या है इफेक्ट में आ जाती है, ना कि आप पेमेंट करो सामान आपके घर पे आए, राइट, अंडरस्टूड। तो वो भी दोस्तों क्या है, इसके अंदर भी एक कंडीशन है 1 साल के अंदर अंदर डेट ऑफ इश्यू ऑफ सैंक्शन के। दोस्तों जिस डेट को सैंक्शन हुई है कोई भी आइटम को प्रोक्योर करने की या कोई भी सैंक्शन, तो उसके 1 साल के अंदर अंदर क्या है ये चीज़ें आपको करनी है। भले ही आप पेमेंट ना करो, लेकिन दोस्तों आपका टेंडर एक्सेप्ट हो जाए तो क्या है आपकी सैंक्शन को क्या है डीम्ड टू हैव बीन एक्टेड अपॉन, मतलब आपको मान लिया जाएगा कि आपने सैंक्शन के ऊपर एक्ट कर लिया है, राइट। तो दोस्तों ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट 13 पॉइंट अपनों ने चैप्टर नंबर 3 के पढ़े। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे जो है कि है बजट एस्टीमेट, राइट। अब दोस्तों बजट एस्टीमेट के अंदर देखिए दोस्तों बजट क्या होता है, एस्टीमेट क्या होता है, राइट, इनके बारे में अपने पढ़ेंगे। बहुत सारी कंडीशंस दी गई हैं और दोस्तों अकाउंट कोड के भी बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर यूज़ होगी, जैसे सेंट्रली कंट्रोल हेड की बात, लोकली कंट्रोल हेड्स की बात अपने उसके अंदर करेंगे, बजट कैसे प्रिपेयर होते हैं, कितनी तारीख को हमें सबमिट करना होता है, ठीक है दोस्तों। बहुत सारी डेट्स उसके अंदर, बहुत सारा डेटा हमें दिया गया है वो अपने को लर्न करना है, राइट। कैसे करेंगे दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक उनकी बनानी पड़ेगी, राइट। तो दोस्तों बहुत सारा काम हमें चैप्टर नंबर 4 के अंदर करना है, तो वो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, राइट। तो दोस्तों इस वीडियो को ये रैप अप कर रहा हूँ मैं, वीडियो को लाइक करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।